एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। जी हां, लोकसभा के सियासी रण में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन 5 सीटों को होल्ड पर रखा गया है। ये सीटें आपको बता दें, ये सीटें हैं छिंदवाड़ा, उज्जैन, इंदौर, बालाघाट और धार, जिसके बाद सियासत का बाजार भी अब गर्म है। अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों इन 5 सीटों को बीजेपी ने होल्ड करके रखा है और अपने योद्धाओं को क्यों नहीं उतारा, और आखिर क्या वजह रही होगी कि 24 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली बीजेपी इन 5 सीटों पर फिलहाल फंसी हुई है। हालांकि देखिए, इंतजार हमें करना होगा कि इन 5 सीटों पर कौन कौन से वो चेहरे होंगे, कौन से वो नाम होंगे जिन पर मुहर लगेगी। लेकिन हाल फिलहाल में देखिए, मध्य प्रदेश की ये जो 5 सीटें हैं, इन 5 सीटों की अगर हम बात करें तो इनमें मालवा की 3 सीटें हैं, यानी कि इंदौर, उज्जैन और धार। महाकौशल की अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा और बालाघाट। तो इस तरीके से मालवा और महाकौशल की इन 5 सीटों को फिलहाल बीजेपी ने होल्ड करके रखा है। अब चर्चाएं यही चल रही हैं कि आखिर पेच कहां पर फंसा होगा और आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है। इन 5 सीटों को लेकर आखिर बीजेपी अभी तक नाम तय क्यों नहीं कर पाई है, तो इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो देखिए, आपको ये भी बता दें कि अगर खास तौर पर छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस का अभेद किला रहा है और यहां पर हो सकता है कि बीजेपी किसी बड़े नेता की एंट्री यहां पर करा सकती है। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इजहार खान भोपाल से, जबलपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी जी जुड़े हैं, ग्वालियर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देव जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखिए, 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है, लेकिन अगर इन 5 सीटों की बात की जाए तो आखिर क्या वजह रही कि इन 5 सीटों को होल्ड पर कर दिया गया है? देखो ऋतु, एक तो सबसे पहले तो बीजेपी ने बाजी मार ही दी है कि जब दूसरी पार्टियां अभी सिर्फ उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं कर सकी है और उन्होंने अपने अधिकतम उम्मीदवार घोषित कर दिए। लेकिन ये 5 जो जगह हैं, ये शुरू से ही ये माना जा रहा था कि इन पर प्रत्याशी बाद में डिक्लेयर होंगे। जैसे कि आपने छिंदवाड़ा का जिक्र किया, हालांकि हमारे संजीव जी बताएंगे बाद में, लेकिन जैसा आपने भी कहा तो वहां किसी बड़े कैंडिडेट को लाया जाएगा। पिछला 1 महीना अगर हम देखेंगे तो छिंदवाड़ा की राजनीति के आसपास ही घूमता रहा। कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं, कमलनाथ कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उनके बेटे ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस हटा दिया, ये सारी बातें चलती रही तो सस्पेंस बरकरार रहा और ये सस्पेंस मुझे लगता है कि अभी आखिरी तक भी बरकरार रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अगर ये कमलनाथ या उनके बेटे के आगमन नहीं होता या नहीं, अब जैसा वे खंडन भी कर चुके हैं, तो किसी बड़े कैंडिडेट को लड़ाएगी और उसका मकसद यही होगा कि छिंदवाड़ा से बाहर जो है निकल नहीं पाए कमलनाथ और उनके बेटे। क्योंकि पिछला चुनाव भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत कम मार्जिन से जीता था नकुलनाथ को, तो वो उनको वहां उलझाने की कोशिश करेंगे। एक नाम शिवराज सिंह का चल रहा था, लेकिन चूंकि शिवराज सिंह को टिकट दे दिया गया है विदिशा से, तो अब वो बात खत्म हो गई है। प्रहलाद पटेल का नाम अभी भी एक बड़ी प्राथमिकता के साथ है कि प्रहलाद पटेल वहां से फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर हम दूसरी जगह की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। जैसे इंदौर की बात करें तो शंकर लालवानी का टिकट बदला जाना है, लेकिन आप भी जानते हैं कि वहां भाई और ताई का झगड़ा है, सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय का, तो इसमें संतुलन स्थापित करना है। चूंकि माननीय गौड़ को मंत्री नहीं बनाया गया है तो तभी से ये अटकल लग रही थी कि उनको भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो माननीय गौड़ का नाम भी एक तरह से उसमें है। एक नाम दिव्या गुप्ता का भी है। तो ये इस तरह से अभी बात चल रही है कि इंदौर से किसको चुनाव लड़ाया जाए और संतुलन स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि इंदौर की राजनीति का असर पूरे मालवा से लेकर निमाड़ तक पड़ता है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको होल्ड किया हुआ है। अगर हम धार की बात करेंगे तो धार में छतर सिंह मतलब दरबार और का जो कार्यकाल है
उसको तय था कि उनको टिकट बदला जाएगा उनका परफॉर्मेंस के रखते हुए। तो वहां भी किसी महिला को टिकट देने के लिए विचार पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा नेताओं को ने बताया है। और मुझे लगता है कि उस पर आजकल में ही इस पर विचार हो जाएगा। जहां तक छिंदवाड़ा का मामला है, तो आप छिंदवाड़ा की हम लोग बात कर ही चुके हैं। उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में अभी अनिल फिरोजिया हैं, लेकिन चूंकि उज्जैन अब राजनीति का एक बड़ा केंद्र हो गया, मुख्यमंत्री मोहन यादव वहीं से हैं, तो अब उनकी बात का भी वजन रहेगा, उनकी पसंद का भी ख्याल रखा जाएगा। तो इसलिए इसको होल्ड किया गया। बालाघाट में बिसेन वर्सेस बिसेन जो झगड़ा चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके कारण उसके प्रत्याशी का नाम को रोकना पड़ा है। ढाल सिंह बिसेन और गौरीशंकर बिसेन का झगड़ा है। गौरीशंकर बिसेन हार गए हैं, ढाल सिंह बिसेन अभी सांसद हैं। तो मुझे लगता है ढाल सिंह बिसेन का टिकट तो कटेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा के किसी तीसरे व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है। तो ऋतु, आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ कारण है जिनके टिकट रुकने, और जल्दी ही ये दूर हो जाएंगे, जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। तो वो, लेकिन छिंदवाड़ा पर और इंदौर पर मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा। तो चलिए, हमें भी इंतजार है कि आखिर इन 5 सीटों पर वो कौन से नाम होंगे चौंकाने वाले, जिस पर बीजेपी मुहर लगाएगी। देव जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। संजीव जी का रुख कर लेते। संजीव जी, महाकौशल की छिंदवाड़ा सीट की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे ज्यादा दिलचस्प यही सीट है, क्योंकि यही एक सीट है जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है और कांग्रेस यहां पर मजबूत हो जाती है। छिंदवाड़ा के अगर समीकरण की बात की जाए तो क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? क्या बीजेपी कोई बड़ा चेहरा तलाश रही है जिसकी वजह से यहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल ऋति, जैसा अभी देव श्रीमाली साहब बता रहे थे कि छिंदवाड़ा जो वो है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मध्य प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, क्योंकि पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि हमें 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीतना है, और उसमें सिर्फ एक यदि कोई रोड़ा है तो वो है छिंदवाड़ा की सीट। अब छिंदवाड़ा की सीट कमलनाथ की सीट है। विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा प्रतिसाद छिंदवाड़ा क्षेत्र से नहीं मिला था, क्योंकि कमलनाथ का एक वहाँ पर इतने वर्षों से किए गए कार्य हैं और कमलनाथ का एक ऑरा वहाँ पर है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों कमलनाथ का भारतीय जनता पार्टी में आने जाने की अटकलें चलती रही और लगातार 10-15 दिन तक सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जो हवा दी जाती रही, उससे कहीं न कहीं छिंदवाड़ा के जो वोटर हैं वो आहत हुए हैं। लोगों को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर छिंदवाड़ा से कमलनाथ की निष्ठा, कांग्रेस से कमलनाथ की निष्ठा क्यों कम हुई है। वहाँ पर एक जो कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे, ये इसकी संभावनाएं कम है। वहाँ पर कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ने अपनी प्रत्याशी होने की घोषणा पहले ही कर दी थी, जब कभी कोई कांग्रेस के कोई टिकट नहीं डिक्लेयर किए गए हैं, कोई सूची नहीं आई है, लेकिन नकुलनाथ ने बता दिया था कि छिंदवाड़ा से चुनाव मैं ही लड़ूंगा। तो एक बहुत मजबूत दावेदार तो नकुलनाथ को नहीं बताया जा रहा है, जो हमारे पत्रकार मित्र हैं छिंदवाड़ा में, उन्होंने बताया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो इस तरह का कोई अजेय व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़ाएं, जिसके नाम पर जो कमलनाथ का जो क्षेत्र है उस पर सेंध लगाई जा सके। तो उस नाम को खोजा जा रहा है। अभी वहां पर जो बंटी साहू और मनमोहन शाह भट्टी की पुत्री वनिका भट्टी जो भी भारतीय जनता पार्टी में आई है, उनके नाम की चर्चा तो है, लेकिन इस सीट को अभी इसीलिए रोक लिया गया है कि कहीं ना कहीं से जो है वो बड़े नाम को है। अब दूसरी सीट जो आप बात कर रहे हैं बालाघाट की, तो ढाल सिंह बिसेन और गौरीशंकर बिसेन के बीच में टसल है। जो बालाघाट क्षेत्र है उसमें 6 विधानसभा आते हैं, 4 विधानसभा बालाघाट के और 2 विधानसभा सिवनी क्षेत्र के। तो लोगों का, बालाघाट के लोगों का ये मानना है कि जो हमारा प्रत्याशी होना चाहिए वो बालाघाट का होना चाहिए। फिर वहाँ पर पवार और लोधी वोट का भी एक बहुत बड़ा समीकरण है। लगभग 4 लाख से ज़्यादा वोट पवार है, और अभी तक सिर्फ प्रहलाद सिंह पटेल को छोड़कर हमेशा किसी न किसी पवार को ही टिकट मिलती रही और पवार ही जीतते रहे। कभी सिवनी क्षेत्र से टिकट मिली है, कभी बालाघाट से मिली है। लेकिन इस बार जो पैच फंसा है वो मूल पैच यही है कि बालाघाट के लोगों का मानना है कि उन्हें सिर्फ बालाघाट का ही प्रत्याशी चाहिए। अब ढाल सिंह बिसेन और गौरीशंकर बिसेन के बीच में भी एक बहुत बड़ा पैच है, लेकिन दोनों पवार जाति से आते हैं। लेकिन मामला यह है कि अभी पिछले चुनाव में 28,000 वोट से, चूंकि गौरीशंकर अपने ही क्षेत्र से चुनाव हार गए थे, तो फिर उनकी उम्मीदवारी पर
चर्चा चल रही है। लेकिन जिस तरह से फग्गन सिंह कुलस्ते और कई अन्य लोगों को जो चुनाव हार गए थे, गणेश सिंह को अगर टिकट दी गई है तो एक बार फिर उनका दावा हो रहा है कि वो क्यों ना उन्हें ही टिकट दिया जाए। तो ये जो पैच है बालाघाट के, वो जाति समीकरण में भी है, क्षेत्र समीकरण में भी है, और ऐसा लगता है कि एक किसी महिला को यहाँ पर टिकट दे जाने की संभावना बन रही है। संजीव जी, यहाँ के क्षेत्रीय समीकरण को और भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इजहार भी हमारे साथ जुड़े, इजहार का रुख कर लेते हैं। इजहार, अगर इंदौर और उज्जैन की अगर मैं बात करूं, देखिए इंदौर और उज्जैन ये वो दो सीटें हैं जहां पर पिछले चुनाव में हमने देखा था बड़े अंतर से बीजेपी जीती थी, और साथ ही साथ देखिए अब चर्चा ये भी चल रही है कि शायद महिला उम्मीदवार यहां से हो सकती है, महिलाओं को महत्व भी दिया जा रहा है। तो क्या इस वजह से लग रहा है कि इंदौर और उज्जैन की सीट पर अभी तक नाम पर जो है मुहर नहीं लग पाई है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें इंदौर सीट की, तो इंदौर से मध्य प्रदेश के इकलौते सिंधी प्रत्याशी हैं शंकर लालवानी। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा चल रही है, यहाँ पे चर्चा चल रही है किसी महिला को टिकट देने के लिए, चेहरा बदलने के लिए। और जैसा कि देव जी ने अभी बोला था, यहाँ पर भाई और ताई का वर्चस्व है, और इन दो जो गुट हैं इनमें हमेशा खींचातान चलती रहती है, और जो नाम है उस नाम को लेकर इन दोनों गुटों में सहमति नहीं बन पाई है। यही वजह है कि इस जो इंदौर की सीट है उसको होल्ड पे किया गया है, क्योंकि ये सेफ सीट है और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो बड़े मार्जिन के साथ जीतता है। लेकिन जिस तरह से बड़े नेता है, वहां के दो बड़े नेता भाई और ताई, उनके बीच में सहमति नहीं बन पाई है, तो कहीं ना कहीं सीट को होल्ड कर दिया गया है। और अगर हम बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन क्योंकि अब मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट हो जाएगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की विधानसभा वाली लोकसभा है, तो यहाँ पर अनिल फिरोजिया का टिकट कटना लगभग तय है। यहाँ से भी चर्चा है कि कोई महिला को चुनाव में उतारा जाएगा। हालांकि वही वजह, वही सेम है कि नाम को लेकर जो सहमति है वो नहीं बन पाई है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सबसे सेफ सीट है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का गढ़ है। अभी तक जब से कमलनाथ या उनका परिवार चुनाव यहाँ से लड़ता है, तो एक बार को छोड़ दे तो कभी भी कांग्रेस यहाँ पर नहीं हारी है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार चिंतित है। उसके बड़े नेता लगातार इस बात को कहते हैं कि अब की बार हम छिंदवाड़ा को भी पता कर लेंगे। और आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरह का एपिसोड चला, कमलनाथ और नकुलनाथ के ही बीजेपी में जाने की अटकलें चली गई, चलती रही, बहुत दिन तक ये अटकलें चली। हालांकि फिर पिता पुत्र ने दोनों ने ही धीरे धीरे करके उस बात को खारिज कर दिया कि अब इस तरह की कोई आशंका नहीं है, ये एक बीजेपी द्वारा फैलाया गया झूठ था। अगर हम बात करें छिंदवाड़ा को जीतने के लिए, तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नेता हैं। हालांकि माना यह जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। लगातार कभी सीएम जो है शिवराज से मिलने जा रहे थे, कभी कोई बड़ा नेता मिलने जा रहा था, तो लगातार ये अटकलें चल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को मनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है कि वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़े। लेकिन शिवराज का जब अब विदिशा से टिकट हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं कुछ नेता और बाकी हैं जिनको चुनाव में छिंदवाड़ा से लड़ा जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी है, कब क्या कर दे कोई नहीं कह सकता। लेकिन अगर हम मौजूदा प्रत्याशियों की बात करें, तो मोनिका भट्टी और बंटी साहू के अलावा वहां तीसरा कोई प्रत्याशी नहीं है। लेकिन एक और बड़ी नेत्री हैं जिनका नाम है उमा भारती, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से कई बार इस तरह के संकेत दिए हैं कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि जाहिरी तौर पर नहीं कहा, लेकिन इशारों में संकेत दिए हैं। और आज सुबह भी उन्होंने एक ट्वीट किया है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों जब भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ या शिवराज सरकार में मंत्रियों मंडल का विस्तार हुआ, तो लगातार उनकी इस तरह की प्रतिक्रिया आती थी कि वो मंत्रिमंडल से नाराज रहती थी, खुश नहीं रहती थी, जातिगत समीकरण को लेकर, क्षेत्रीय समीकरण को लेकर लगातार सवाल उठाती थी। लेकिन जब टिकट वितरण हुआ उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भाजपा का को धन्यवाद, बधाई दी, धन्यवाद दिया, मतलब खुशी जाहिर की कि संगठन में जो संतुलन है वो सब कुछ बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी है जिसको भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में उतार सकती है। साथ ही कमल पटेल पर भी दांव खेला जा सकता है। कमल पटेल छिंदवाड़ा के पास के ही सीट के हैं, हालांकि विधानसभा चुनाव वो हार चुके हैं। और एक और यहाँ पर बड़ी बात कि धार लोकसभा, अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा के बाद सबसे सेफ सीट अगर कोई साबित होगी तो वो धार होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में धार में जो ये छतर सिंह दरबार है, जो अभी सांसद हैं, वो 1.5 लाख से ज्यादा वोटों जीते थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में ये जो लीड है ये बिल्कुल कम हो गई और भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने धार में भी अपना जो कैंडिडेट है उसको होल्ड पर रखा गया है। यहां पर भी बहुत विचार विमर्श के बाद
टिकट दिया जाएगा। तो चलिए, इन 5 सीटों पर काफी ज्यादा विचार विमर्श किया जा रहा है। एक बार फिर से देव जी का रुख करेंगे। देव जी, हमने ये भी देखा है, चाहे विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, जातीय समीकरण को बीजेपी बड़ी अच्छे तरीके से साधने की कोशिश करती है। अभी हाल फिलहाल में बीजेपी ने जितने भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, पहली लिस्ट जो जारी की है, 57 ओबीसी कैंडिडेट। अगर इन 5 सीटों की अगर मैं बात करूं तो इन 5 सीटों पर कितनी ऐसी सीटें हो सकती है जिन पर ओबीसी कैंडिडेट बीजेपी उतार सकती है? देखिए ऋतु, वैसे तो ये जो सीटें बची हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से कोर सीटें हैं। इसमें धार थोड़ी सी कमजोर पड़ती है और छिंदवाड़ा है ना, तो छिंदवाड़ा में वो ऑलरेडी विधानसभा चुनाव के समय जातीय समीकरण बिठा चुकी है, लेकिन वो असफल रहे और सारी सीटों पर, छिंदवाड़ा की जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें से अधिकांश पर कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीती। तो कमलनाथ और जैसे कमलनाथ हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, जो लोग ऐसे हैं जो जातिवाद को बेच सकते हैं। हालांकि जातिवाद के फेर में फंसकर पिछला चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया हार चुके हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर जातियों का बहुत असर देखने को नहीं मिलेगा। केवल बालाघाट को अगर हम मान लें, जैसे उज्जैन है, एससी की सीट है, तो वहां एससी के हिसाब से ही कैंडिडेट सिलेक्शन करना तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन और धार में भी अगर हम देखेंगे तो धार में कांग्रेस के जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए भी बीजेपी ने ये टिकट होल्ड पे किया है। विधानसभा के परिणाम भी इसके लिए उल्लेखनीय है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से टिकट बांटे थे। लेकिन ऋतु, आपका यह कहना बहुत सही है कि कांग्रेस ने जब से जो ओबीसी का जनगणना करने का मामला राहुल गांधी ने उठाया है, कल भी उन्होंने इसका जिक्र किया, आज भी इसका जिक्र किया, और लगातार वो कह रहे हैं कि हम जो है, हमारी सरकार बनती है तो हम ओबीसी को की जनगणना कराएंगे। तो उसका जो असर है वो जनता पर कितना पड़ रहा है ये तो चुनाव बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर बहुत पड़ा है। और अदेव जी, बिल्कुल अदेव जी, अभी हमने देखा है कि जो मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ, उनमें से 8 ऐसे प्रत्याशी हैं जो ओबीसी है। धार को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत मैं और करना चाहूंगी। धार को लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं डेंजर जोन हम इसे बीजेपी के लिए कह सकते हैं, क्योंकि संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, 8 सीटें, जिनमें से देखिए 5 कांग्रेस ले गई थी और केवल 3 बीजेपी की हाथ लगी। तो शायद यही एक वजह है कि होल्ड किया गया और इस पर सबसे ज्यादा मंथन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। केवल यही एक वजह नहीं है, जैसा कवि झार ने भी बताया कि जो विधानसभा के रिजल्ट हैं वो तो एक समस्या है ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उन चीजों को एनालिसिस कर रही है जहां विधानसभा के रिजल्ट बहुत खराब रहे हैं। लगभग उन सभी जगह के टिकट उन्होंने बदल दिए हैं। लेकिन धार में दूसरी भी समस्या है कि छतर सिंह दरबार जो कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट को लेके भी वहां लोगों में और उनकी पार्टी में जो है गतिरोध है, तो वो भी एक कारण है। अब यहां से कैंडिडेट किसको बनाया जाए, इस पर पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है और चाहती ये है कि किसी महिला कैंडिडेट को निकाल के लाया जाए, ताकि महिलाओं का भी संतुलन हो और नया कैंडिडेट होगा तो वो वहां उसका फायदा मिलेगा। ये एक बात हो रही है। दूसरा, कांग्रेस के कैंडिडेट को भी भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखना चाहेगी कि कांग्रेस से कौन आता है, क्योंकि 5 सीटें अगर कोई 8 में से जीतता है तो एक तरह से बहुमत की तरफ रहता है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर के होते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी है जो हर चीज पर विचार करती है, तो इसलिए उनका निगाह कांग्रेस के टिकट पर भी है कि कांग्रेस किस जाति के व्यक्ति को टिकट देती है, क्या संतुलन बनाती है और उसकी काट के लिए उनके पास क्या विकल्प रहेगा। तो मुझे लगता है कि धार में 2 ही कारण है, एक तो छतर सिंह दरबार की गिरती इमेज, और दूसरा जो है विधानसभा के चुनाव, और तीसरा कांग्रेस के प्रत्याशी का पर ध्यान रखना। तो इसलिए धार की सीट को रोका गया है और हो सकता है कि ये सीट आखिरी समय तक जाकर फाइनल की जा सके। चलिए देव जी, दोबारा आपका रुख करूंगी। एक बार फिर से संजीव जी का रुख करे थे। संजीव जी, बालाघाट सीट को मैं और आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ के जातीय समीकरण को, क्योंकि देखिए बिसेन का प्रभाव यहाँ पर देखा जाता है। और देखिए चर्चा ये भी चल रही है कि पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन जो कि अपनी बेटी के लिए यहाँ पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन वही प्रदेश संगठन की बात की जाए तो भाजपा युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको लेकर जो है चर्चा चल रही है कि उनको टिकट मिलना चाहिए। शायद ये एक वजह है क्या कि पेच फंसा है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का जो समीकरण है वो जाति आधारित समीकरण है। चूंकि पवार और लोधी वोट की बाहुल्य है, तो हमेशा पवार ये चाहते हैं कि उनकी जाति से ही कैंडिडेट आए, और अभी तक ऐसा ही होता रहा है। मैंने जैसे बताया था कि सिर्फ एक बार
जो प्रहलाद सिंह पटेल लोधी जाति से आते हैं, उन्हें टिकट मिला था और उन्होंने बालाघाट से जीत हासिल की थी। तो उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि लोधी भी इस सीट पर चुनाव जीत सकते हैं। तो अभी भी जो पैच फंसा हुआ है ये ना सिर्फ जातियों पर है बल्कि विधानसभा क्षेत्रों पर भी है, जिले के हिसाब से भी है। बालाघाट और सिवनी, तो बालाघाट और सिवनी दोनों जगह के जो अलग अलग प्रत्याशी लोकसभा में पहुंचे हैं, तो ये इस बार का जो चुनाव है वो कहा जा रहा है कि क्यों ना बालाघाट के ही लोग जो प्रत्याशी है, पवार प्रत्याशी हो सकते हैं, उन्हें टिकट दी जाए। देखिए, एक मामला ये भी आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि समीकरणों को साधने में समीकरण बहुत ज्यादा बिगड़ जाए और किसी नए प्रत्याशी को टिकट दे दी जाए। और इस तरह से संगठन में चर्चा चल रही है कि किसी महिला प्रत्याशी को टिकट दे दी जाए, क्योंकि महिलाओं का भी प्रतिशत बढ़ाना है, महिलाओं का जाति समीकरण भी उचित होता है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं महिला प्रत्याशी होने के बाद कुछ लोग अपने जो जातिगत समीकरण होते हैं उन्हें ध्यान में नहीं रखते हैं और एक महिला को विजयी बनाया जाता है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर चीज पर बहुत गहरा मंथन करती है। जिला स्तर से रिपोर्ट जा चुकी है, संभाग स्तर पर रिपोर्ट जा चुकी है। प्रदेश में बीडी शर्मा ने विशेष तौर पर इस क्षेत्र पर दौरे करके और जाकर लोगों से रायशुमारी की है और सब पर उनकी नजर है। अगर गौरीशंकर बिसेन और ढाल सिंह बिसेन के बीच में अगर बहुत ज़्यादा टसल होती है या किसी तरीके से दबाव बनाने की राजनीति की जाएगी, तो निसंदेह इधर की टिकट किसी नए ऐसे प्रत्याशी को मिलेगी जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था, और फिर ये कहा जाएगा कि अब ये नया प्रत्याशी है, इसके पीछे कोई विवाद नहीं है, इसलिए सभी लोगों को मिलकर काम करना। हालांकि ये तो देखना होगा कि 5 सीटों पर जब नामों का ऐलान बीजेपी करेगी तो क्या ये नए नाम होंगे। इजहार का जल्दी से रुक कर लेते हैं। इजहार, देखिए, इन 5 सीटों को लेकर हम जातीय समीकरण समझ रहे थे, दावेदारी को लेकर भी बातचीत कर रहे थे, और बीजेपी को हमने देखा है कि एक भी सीट पर कॉम्प्रोमाइज यहां पर नहीं कर रही है चुनाव को लेकर। और देखिए, हमने ये भी देखा है कि आदिवासी चेहरे को लेकर भी हमने बातचीत की। अब बात आती है कि पुराने जो चेहरे हैं, भरोसा भी जो है बीजेपी यहां पर जता रही है। मंडला से आप देखिए कुलस्ते और सतना से जो सांसद गणेश सिंह थे, उनको दोबारा से यहां पर मौका दिया गया है। लेकिन होल्ड करना क्या ये संकेत तो नहीं दे रहा है कि जो मौजूदा सांसद है उनकी जो टिकट है वो खतरे में है, या फिर नए चेहरों को ही यहां पर बीजेपी उतार सकती है? देखिए, अगर हम बात करें इन 5 सीटों की, इनको होल्ड करने को, तो ये मान के चलिए लगभग इन सभी पर जो चेहरे हैं वो बदलना तय है। जिस तरह से बालाघाट की बात हो रही थी, तो बालाघाट में जहां गौरीशंकर बिसेन अपनी बेटी के लिए अड़े हुए हैं, तो वहीं जो भाजपा संगठन है वो वैभव पवार के लिए अड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जो वैभव पवार हैं वो जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के काफी करीबी हैं। इंदौर में भी चेहरा बदला जाना लगभग तय है, उज्जैन में भी तय है, धार में भी तय है, क्योंकि धार कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा के बाद सबसे सेफ सीट में से दूसरी होने वाली, क्योंकि 8 विधानसभा सीटों में से 5 ने कांग्रेस पे यहाँ पर जीत दर्ज की है। और ऐसे माहौल में कि जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पूरे प्रदेश में जीतती है, 173 सीटें ले लेती है, ऐसे माहौल में भी धार में से वो 8 में से 5 सीटें हार जाती है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि ये जो सारे चेहरे हैं ये बदलने वाले हैं, और छिंदवाड़ा में भी या तो बंटी साहू या फिर मोनिका भट्टी या फिर किसी बड़े नेता को उतारा जा सकता है। जी, इजहार, हमने ये भी देखा है कि महिलाओं को भी महत्व दिया जा रहा है। 2019 की अगर हम बात करें तो 4 महिला कैंडिडेट थे, और हाल फिलहाल में देखा जाए तो जिन 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, इन्हीं में से देखिए 4 महिला अभी से आ गई है। तो ये जब 5 सीटों पर ऐलान किया जाएगा तो हो सकता है ये संख्या बढ़ भी सकती है। बिल्कुल, देखिए, जो हमारे सूत्र हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो पैसे लेती है उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि इस बार 29 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 महिलाओं को टिकट देगी। उज्जैन और इंदौर या फिर बालाघाट, इन 3 जगहों से 2 जगहों पर महिलाओं को टिकट मिलना आप मान के चलिए तय है। तो 4 महिलाओं को दे चुकी हैं और 2 और को दे सकती हैं। तो इस प्रकार से 29 में से 6 महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। जी, तो चलिए, हमने आज चर्चा की कि ये जो 5 सीटें जिन पर पेच फंसा हुआ है, क्या वो महिलाओं को टिकट को लेकर है, जातीय समीकरण को साधने को लेकर है, पुराने चेहरों पर भरोसा, या फिर नए चेहरों पर दाव यहां पर बीजेपी लगा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए।
और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।